हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। इससे पिछली वीडियो में हमने मेजर क्रॉप्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर करते टाइम फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या क्या एग्रीकल्चर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि नीड क्या है इन चैलेंजेस को लाने की। अब सबसे पहले क्या दे रखा है हमें कि एग्रीकल्चर हैज़ बीन practiced in India for thousands of years. Sustained use of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. हमें क्या दे रखा है कि हम हज़ारों सालों से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और उसके बाद में कह रखा है कि सस्टेन्ड यूज़ ऑफ लैंड। यहाँ पे सस्टेन्ड यूज़ का मीनिंग क्या होता है कि कंटिन्यूस यूज़ करना। किसी भी चीज़ को अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं सस्टेन्ड यूज़। तो हम लैंड का क्या कर रहे हैं, सस्टेन्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हज़ारों सालों से हम लैंड को लगातार यूज़ करते आ रहे हैं, वो भी विदाउट कॉम्पिटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इसका क्या मतलब हुआ कि हम हमारे एग्रीकल्चर जो पुराने एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं, जो प्रिमिटिव मेथड है कल्टीवेशन के, उन्हीं का यूज़ करते आ रहे हैं, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ नहीं कर रहे। इसीलिए इससे क्या हुआ है कि इट हैज़ हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कि हमारे जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की पेस यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो रुक गई है। हिंडेड का मतलब होता है क्लोज्ड या फिर ब्लॉक्ड, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं रुक गई है। तो इतने सालों से जो हम एग्रीकल्चर परफॉर्म करते आ रहे हैं, सस्टेन्ड यूज़ कर रहे हैं लैंड का विदाउट एनी टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो रुक गई है। इसके बाद में हमें क्या दे रखा है कि इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री डिपेंड अपॉन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी देयर ओवन एग्रीकल्चर। इसका क्या मतलब हुआ कि इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो इरिगेशन मेथड्स में डेवलपमेंट होने की जगह पर क्या हो रहा है कि ज़्यादातर हमारे फार्मर्स, जो इंडिया के फार्मर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी पर अपनी एग्रीकल्चर को कैरी ऑन करने के लिए, अपनी कल्टीवेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद में हमें क्या दे रखा है कि फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन लाइक इंडिया दिस पोसेसिस अ सीरियस थ्रेट एंड चैलेंज, यानी कि इंडिया जैसी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ के लिए क्या है कि ये जो प्रॉब्लम हमने ऊपर डिस्कस किया है कि टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं है या फिर बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत बड़ी सीरियस थ्रेट है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। इसके बाद में हमें क्या दे रखा है कि एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि इंडिया में जो 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको एग्रीकल्चर लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमें एग्रीकल्चर के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ सीरियस टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने होंगे। इसके बाद में हमें क्या दे रखा है कि कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा आवर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंगिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद में क्या था कि कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए थे, कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था। वो क्या थे? कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी। अब यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो छोटे छोटे लैंड के टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं, उन सभी को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके। वही सेम होता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मीनिंग, कि कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो छोटी छोटी यूनिट है उन सभी यूनिट्स को कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट बनाई जाए, यानी कि जो छोटी छोटी लैंड की यूनिट्स थी उन सभी को कंबाइन करके एक बड़ी लैंड की यूनिट बनाई जाए ताकि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके।
उसके बाद में कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। अब यहाँ पे जमींदारी सिस्टम क्या था, ये एक एंशियंट पुराना सिस्टम था जिसमें कि जमींदार होता था एक, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी और उससे क्या था कि जो स्मॉल फार्मर जो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए खेती करते थे, वो स्मॉल फार्मर रेंट पे लेते थे ज़मींदार से लैंड, और इसके बदले में क्या था कि जो ज़मींदार थे वो उससे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लिया करते थे। इसीलिए अब क्या हुआ कि कुछ रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस लाए गए और जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको एबोलिश कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद में हमें क्या देखा है कि लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि जो हमारी पहली डेवलपमेंट 5 ईयर, जो पहले 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान थे, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें क्या था कि जो लैंड रिफॉर्म थे उनको ज़्यादा फोकस किया गया था, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि लैंड रिफॉर्म्स लाई जाए। उसके बाद में हमें क्या देखा है कि द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटेटिंग द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो राइट टू इनहेरिटेंस, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो लैंड आगे डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती जा रही है जनरेशन वाइज, उस जो लैंड के डिवीज़न की वजह से क्या हो गया है, अब लैंड का साइज़ छोटा हो गया है। जैसे कि आपके जो मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन थी, उसके दो सन हुए बी एंड सी। अब इन दोनों के पास 50-50 डिवाइड होगी। ऐसे ही आगे लैंड क्या हुआ कि डिवाइड होती गई और लैंड का साइज़ और भी ज़्यादा छोटा होता गया, और इसी वजह से क्या हो गया, यही एक बहुत बड़ा कारण हो गया कि अब हमें कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग की ज़रूरत फिर से इंक्रीज़ हो गई। यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का क्या मतलब होता है कि हमें जो छोटी छोटी यूनिट्स में वापस से डिवाइड हो गई है लैंड, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण उन सभी को एक बड़ी यूनिट बनाने की ज़रूरत होगी। मान लो जैसे यहाँ पे छोटी छोटी 3 यूनिट्स बन गई, उन सभी को मिलाकर एक बड़ी यूनिट बनाने की ज़रूरत हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या देखा है कि द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग ल्यूकवार्म। अब इसके बाद में क्या था कि जो लैंड रिफॉर्म के लिए लॉज तो बनाए गए थे, लॉज बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वो लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे, या फिर अगर इम्प्लीमेंट हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पर हो रहे थे। इसके बाद में क्या था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960s एंड 70s। अब क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने 1960s एंड 70s में एफर्ट्स किए ताकि जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए जा सके और उसके बाद में इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। में यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दे रखे हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, किसके लिए, इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। वो क्या थे, द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था उसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था और वाइट रेवोल्यूशन लाया गया था। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। इसमें ज़्यादा अच्छी फसल लेने के लिए क्या था, पैकेज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था फार्मर के द्वारा। अब पैकेज टेक्नोलॉजी क्या थी, इसमें HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, न्यू इरिगेशन मेथड्स वर यूज्ड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड फॉर गेटिंग बेटर यील्ड। उसके बाद में क्या था कि वाइट रेवोल्यूशन। अब वाइट रेवोल्यूशन को का एक और नाम भी था ऑपरेशन फ्लड। वाइट रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और वाइट रेवोल्यूशन क्यों की गई थी, जो फार्मर्स डेयरी फार्मिंग करते हैं और डेयरी फार्मिंग में एंगेज्ड है, उनके लिए क्या था कि उनकी ग्रोथ करने के लिए वाइट रेवोल्यूशन को लाया गया था। वाइट रेवोल्यूशन का मेन फोकस क्या था कि मिल्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। इसके बाद में हमें क्या देखा है कि बट दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्यू सेलेक्टेड एरियाज़। लेकिन इससे क्या हुआ था कि कुछ फ्यू सेलेक्टेड एरियाज़ में डेवलपमेंट हुई थी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट कहाँ पे था, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा
कुछ लिमिटेड स्टेट्स में इसका अफेक्ट हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन का। ऐसा नहीं था कि पूरी कंट्री में अफेक्ट हो गया था और जो पूरी कंट्री की एग्रीकल्चर थी वो डेवलप हुई थी इससे। के बाद में हमें क्या देखा है कि इन 1980s एंड 90s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब हमें क्या बता रखा है कि 1980s और 1990s में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स दोनों को इंक्लूड किया गया था, यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्लस में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाए गए थे। अब वो क्या था कि प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव societies and bank for providing loan facilities to the farmers at lower rate of interest were some of the important steps taken in this direction। अब क्या हुआ था कि इस टाइम पे इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस का एक आइडिया निकाला था, इन्होंने एक लॉ बनाया था, क्रॉप इंश्योरेंस था। इसमें क्या था कि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज़, इससे अगर क्रॉप को अफेक्ट होता है तो इसमें क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनको इंश्योरेंस के तहत मुआवजा मिलेगा। उसके बाद में ग्रामीण बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स। अब इनको ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों बनाई गई? ताकि ये स्मॉल फार्मर्स को लोन दे सके, ताकि वो अपने जो एग्रीकल्चर है उसको और ज़्यादा डेवलप कर सके, अपनी जो कल्टीवेशन है उसको और ज़्यादा अच्छे से कर सके। इसीलिए इनको लोअर रेट पे इंटरेस्ट देने के लिए ये ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बनाई गई थी। उसके बाद में क्या था कि किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम यानी कि पीएआईएस। उसके बाद में आर सम ऑफ द अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर। अब इसमें भी क्या था कि केसीसी में जैसे कि लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता था इनको, ऐसी कुछ और स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस की गई थी, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। इसके बाद में क्या था कि स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर फार्मर वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। अब क्या था कि जो फार्मर्स के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या था, वेदर बुलेटिन्स यानी कि वेदर की जानकारी देते थे। उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रोग्राम कुछ फसल से रिलेटेड, कल्टीवेशन से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड जानकारी दिया करते थे। उसके बाद में ये सभी कहाँ पे दिए करते थे? रेडियो पे और टेलीविज़न पे चैनल्स बनाए गए, जहाँ पे कि स्पेशली फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, फार्मर्स में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती थी। क्या था कि द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी एंड remunerative and procurement prices for important crop to check the exploitation of farmer by the speculator and middleman। अब क्या था कि गवर्नमेंट ने एमएसपी सेट करनी शुरू कर दी थी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब था कि जो फार्मर्स क्रॉप उगाते हैं उनका एक मिनिमम प्राइस कर दिया था कि इस प्राइस से नीचे का कोई भी और व्यक्ति जो कि मिडिल मैन थे या फिर स्पेक्यूलेटर्स थे, वो उस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया उससे नीचे के भाव में वो क्रॉप नहीं खरीद सकते थे। मिनिमम वो रेट था और मैक्सिमम वो खुद की मर्ज़ी से खरीद सकते थे। तो इससे क्या होता था कि जो फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन करते थे स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडिल मैन, वो बंद हो गया था और इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। So that's all for today. We will continue our chapter in our next lecture.